हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू अनुवादक पार्ट 54 लेकर आपके बीच में हाजिर हैं और अभी तक टोटल हमारे 53 पार्ट्स हो चुके हैं। तो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो काफ़ी अच्छे पार्ट्स हैं जिसमें मैंने टोटल ओवरऑल मॉक टेस्ट के तौर पे कराया है, या टेस्ट पेपर कह सकते हैं या फिर मॉक टेस्ट कह सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आज का ये आपका एक मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट पे आप लोग इसे देखिए और इसके आंसर्स करने की कोशिश कीजिए। तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं कल जो लाइव सेशन होने वाला था किसी वजह से सस्पेंड हो गया। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे दोस्त आ जाएँ। तो दोस्तों को शेयर करके यस लिखिए। तो तब तक हम चलते हैं सवाल नंबर की तरफ, और दोस्तों को शेयर करने के बाद आप लोग भी आ जाइए और यस लिख के भेजिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है, वो हिंदुस्तान का कौन सा रियासत रकबा के हिसाब से सबसे छोटा है। हिंदुस्तान का कौन सा रियासत रकबा के हिसाब से सबसे छोटा है। जो लोग बाद में ऑफलाइन देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो लोग पेन कॉपी लेके बैठें ताकि वो भी अपना आंसर टिक करके, और वो देखने के बाद लास्ट ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि उनका टोटल आउट ऑफ कितने करेक्ट हुए। तो यहाँ पे अभी जो लोग लाइव देख रहे हैं वो बताएं कि हिंदुस्तान का कौन सा रियासत रकबा के हिसाब से सबसे छोटा है। आपके ऑप्शन यहाँ पे है गोवा, हरियाणा, उत्तराखंड या राजस्थान। तो आप लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। बताइए दोस्तों, गोवा, हरियाणा, उत्तराखंड या राजस्थान। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका होगा गोवा। क्या दोस्तों? गोवा। हिंदुस्तान का जो रियासत रकबा के हिसाब से क्षेत्रफल जिसको कहते हैं या फिर एरिया के हिसाब से जो छोटा माना जाता है वो आपका कौन सा है? वो गोवा है। तो गोवा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान जो है सबसे ये रकबा के हिसाब से सबसे बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे कम छोटा है वो आपका गोवा, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में कहा जा रहा है, फ़िज़ा में कितना फ़ीसद कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। फ़िज़ा में कितना फ़ीसद यानी कितना प्रतिशत आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं 78%, 21%, 1% या सभी। तो आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 3 गैस होता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा ये बताना है। आप कमेंट कीजिए कि फ़िज़ा में कितना फ़ीसद कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो 2 का क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 यानी 1%, 1% जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें डिफरेंट गैसेस पाए जाते हैं लेकिन कॉमनली बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 1%, 1% पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोग अभी नए नए आए हैं वो लोग भी कमेंट करें, और जो अभी नहीं आए हैं उनको दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक कर लीजिए, और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं उर्दू अनुवादक के हवाले से वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और मेरे साथ आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर वाक़ है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे वाक़ है। आपको बताना है कि सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है। गुजरात, राजस्थान, बिहार या यूपी। तो कहाँ पे है दोस्तों बताना है। कमेंट जल्दी कीजिए कि सरिस्का नेशनल पार्क आपका ये कहाँ पे वाक़ है। कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग आंसर भी कर रहे हैं। तो सरिस्का नेशनल पार्क का कहाँ पे है ये, राजस्थान। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनका आंसर गलत हो जाए वो टेंशन ना ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूँकि जीके का क्वेश्चन अभी चल रहा है और उर्दू, हिंदी, इंग्लिश का क्वेश्चन भी आगे आपके आएंगे। तो देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर वाक़ है। मुंबई, गुजरात, कर्नाटक या यूपी। तो बताइए दोस्तों कहाँ पे वाक़ है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ पर वाक़ है। मुंबई, गुजरात, कर्नाटक या फिर यूपी। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कि इसका पावर प्लांट ये कहाँ पे है। 4 नंबर का सवाल है। तो 4 नंबर में क्या करेक्ट होगा दोस्तों, 4 नंबर में क्या करेक्ट होगा। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपका किस जगह है, ये आपका
उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर में कहा जा रहा है पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर वाक़ है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे वाक़ है। आपके ऑप्शन यहाँ पे केरला, उड़ीसा, आसाम या कश्मीर। पेरियार नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है, सेंचुरी पेरियार। तो ये कहाँ पे है आपको बताना है, केरला, उड़ीसा, आसाम या कश्मीर। तो कमेंट कीजिए कि ये कहाँ पे है। सवाल नंबर 5 का क्या राइट आंसर होगा। तो सवाल नंबर 5 का चलिए आंसर देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर वाक़ है। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं इसको ऑनलाइन के बाद, वो भी अपने आंसर देने की कोशिश करेंगे, और अगर वो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर में कहा जा रहा है सैटेलाइट अर्थ स्टेशन कहाँ पर है। सैटेलाइट अर्थ स्टेशन ये कहाँ पे वाक़ है आपको बताना है। देहरादून, फैज़ाबाद, लखनऊ, बरेली। तो ये कहाँ पे वाक़ है आपको ये बताना है। 6 नंबर में कहाँ पे वाक़ है। देहरादून, फैज़ाबाद, लखनऊ, बरेली, और ये चारों के चारे स्टेट्स आप कहाँ के हैं, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं। ये सारे के सारे आपके यूपी के हैं। तो आपको बताना है कि सैटेलाइट अर्थ स्टेशन कहाँ पे वाक़ है। इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा, अपने कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 6 का सैटेलाइट अर्थ स्टेशन ये आपका देहरादून उत्तर प्रदेश में वाक़ है। कहाँ पे आपका वाक़ है, देहरादून आपका यूपी में ये वाक़ है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप फर्दर इसका जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है आप इसे नोट भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखकर आप अपने नोट पेपर भी तैयार कर सकते हैं, ताकि आपके फ्यूचर में वो मदद कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसका आंसर भी बगल में लिख दीजिए। आंसर लिख देने से आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आप खुद से अपना आंसर करने के बाद आंसर देखेंगे। तो इसका PDF भी मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर मैं लास्ट में अपना नंबर दिया हूँ व्हाट्सएप का, वहाँ के थ्रू भी आप मुझे अपना नाम लिख के भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से भी इसका PDF एक्सेस कर सकते हैं, और फ्यूचर में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है, सूरजमुखी की खेती कहाँ पर होती है। सूरजमुखी की खेती कहाँ पर होती है, यूपी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो 7 नंबर में क्या करेक्ट होगा दोस्तों, सूरजमुखी को क्या बोलते हैं, सनफ्लावर। क्या बोलते हैं, सनफ्लावर। सनफ्लावर को सूरजमुखी बोलते हैं। तो इसका जो एग्रीकल्चर है ये कहाँ पे होता है, खेती मीन्स एग्रीकल्चर, काश्तकारी जिसको बोलते हैं या कृषि बोलते हैं। तो ये कहाँ पे होता है ये आपको ये बताना है, यूपी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो 7 का क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 7 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो 7 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, गुजरात में ये सनफ्लावर का एग्रीकल्चर होता है। तो ऑप्शन 4 में आपका गुजरात दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस मुल्क को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस मुल्क को कहा जाता है, आपको बताना है। जापान, नॉर्वे, अफ्रीका या थाईलैंड, ये किस मुल्क को कहा जाता है। 8 नंबर का सवाल है। तो 8 नंबर में क्या करेक्ट होगा दोस्तों, 8 नंबर को अगर इसका आंसर आपको पता है तो आंसर कीजिए दोस्तों। लैंड ऑफ मिडनाइट सन का मतलब पे आप मत जाइए, बल्कि ये एक तरह का ये उसको नेम दिया गया है, किस मुल्क को ये नेम दिया गया आपको बताना है। जापान, नॉर्वे, अफ्रीका या थाईलैंड। तो चलिए देख लेते हैं 8 का क्या राइट आंसर होगा। तो 8 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसे बोलते हैं, नॉर्वे को बोलते हैं। नॉर्वे को बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 9 नंबर में कहा जा रहा है, तो दोस्तों आज हम 50+ का टारगेट लेके आज भी हम आए हैं। 50+ क्वेश्चन देखेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जीके के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जिस तरह मेरे प्रीवियस वीडियोस में जीके, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के क्वेश्चंस मिले, उसी तरह ये भी एक अच्छा वीडियो होने वाला है। तो ऑफलाइन भी आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो अभी फ़िलहाल इसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। तो चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है, सबसे पुराना रिफाइनरी कहाँ पर वाक़ है। सबसे पुराना रिफाइनरी
कहाँ पे वाक़ है आपको बताना है, गुजरात, बिहार, दिग्बोई या फिर लखनऊ। कहाँ पे है, गुजरात, बिहार, दिग्बोई या लखनऊ। तो कहाँ पे आ गया, सबसे पुराना रिफाइनरी कहाँ पर वाक़ है। काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मैंने इसे कई एग्ज़ाम्स पेपर में भी देखा, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे डाल लिया हूँ कि मुख्तलिफ़ एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। तो कहाँ पे ये वाक़ है दोस्तों, सबसे पुराना रिफाइनरी कहाँ पे वाक़ है, आपको पता है तो कमेंट कीजिए। 9 का क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, 9 का आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या, दिग्बोई। सबसे पुराना रिफाइनरी कहाँ पे है, दिग्बोई में। अब ये बताइए दिग्बोई पड़ता कहाँ पे है, अगर पता है तो कमेंट कीजिए कि दिग्बोई ये आपका कहाँ पड़ता है। ये दिग्बोई आपका आसाम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आसाम में पड़ता है। तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी आपका है दिग्बोई, आसाम में। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या कहा जा रहा है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, आपसे मुल्क पूछा था यानी कंट्री पूछा जा रहा है, COUNTRY, कंट्री पूछा जाता है। कुछ लोग इसका बड़ा पूछा जाता है, कॉन्टिनेंट समझ लेते हैं। कॉन्टिनेंट अलग है आपका और कंट्री अलग है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है, मुल्क, कंट्री पूछा जा रहा है। आपको बताना है अमेरिका, चाइना, रूस या फिर भारत। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कौन सा है। आपको ये बताना है, अमेरिका, चाइना, रूस या फिर भारत। तो दोस्तों 10 में क्या करेक्ट होगा, कमेंट कीजिए। 10 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोग आंसर कर रहे हैं वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, गदर पार्टी कौन से सन में हुआ था। गदर पार्टी, आपको बताना है कि गदर पार्टी जो हुआ था किस सन ने ईस्वी में हुआ था, ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं 1910, 1913, 1915 या फिर 1917। तो किस सन ने ईस्वी में हुआ गदर पार्टी हुआ था। 11 नंबर में क्या सही होगा, आप कमेंट कीजिए कि 11 में गदर पार्टी किस सन में हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आंसर पता है तो आंसर कमेंट कीजिए। तो 11 का भी ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, 11 का ऑप्शन 2 यानी 1913 में आपका गदर पार्टी हुआ था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल इसका फिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कहा जा रहा है, इंडिया मिरर अखबार की बुनियाद किसने रखी। इंडिया मिरर अखबार यह एक न्यूज़पेपर है। क्या है दोस्तों, न्यूज़पेपर है। तो इसकी बुनियाद किसने रखी, इसकी स्थापना किसने की। आपके ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, अंबेडकर जी या फिर कोई नहीं। तो इंडिया मिरर अखबार की बुनियाद किसने रखी, अगर इसका ऑप्शन आपको पता है तो कमेंट कीजिए। 12 का क्या राइट आंसर होगा, 12 का चलिए आंसर देख लेते हैं। 12 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो लोग वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या कहा जा रहा है, राज तरंगिनी किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं। राज तरंगिनी किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं, जयदेव, कलहन, कालिदास या कौटिल्य। तो राज तरंगिनी किताब के मुसन्निफ़ कौन है, 13 नंबर का सवाल है। तो पहले ये आप बता दीजिए कि ये किताब किस दौर की है। मैं बता दे रहा हूँ, ये किताब आपकी एंशिएंट टाइम की है। किस टाइम की है, एंशिएंट, प्राचीन काल, जिसको कि हिंदी में प्राचीन काल बोलते हैं और उर्दू में कदीम ज़माना बोलते हैं। तो ये आपका एंशिएंट टाइम का है। तो राज तरंगिनी के मुसन्निफ़ के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस यहाँ देख लीजिए, जयदेव, कलहन, कालिदास या कौटिल्य। तो क्या इसका राइट आंसर होगा कि राज तरंगिनी किताब के मुसन्निफ़ कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कलहन, यानी ऑप्शन 2। राज तरंगिनी किताब के मुसन्निफ़ कलहन हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, आईन अकबरी के मुसन्निफ़ कौन है। आईन अकबरी के मुसन्निफ़ कौन है, अमीर खुसरू, गुलबदन बेगम, फिरदौसी या फिर अबुल फज़ल। तो आईन अकबरी काफ़ी मशहूर किताब है। तो बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए कि आईन अकबरी, या सब लोग कमेंट कीजिए कि आईन अकबरी के मुसन्निफ़ कौन है। सब लोग कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए कि हर किसी का कमेंट यहाँ पे आए। तो आईन अकबरी के मुसन्निफ़ कौन है, अमीर खुसरू, गुलबदन बेगम, फिरदौसी, अबुल फज़ल। तो 14 में क्या करेक्ट होगा दोस्तों, 14 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अबुल फज़ल। क्या दोस्तों, अबुल फज़ल, आईन अकबरी के मुसन्निफ़ अबुल फज़ल है। और ये मिडाइवल का है, ये आपका आधुनिक काल कह लीजिए या दौर जदीद का कह लीजिए इसको। और इससे ऊपर जो किताब अभी देखें हम लोग,
राजतरंगिणी 13 नंबर में ये आपका एंशियंट का था। और ये आईना अकबरी, सॉरी ये आपका मिडाइवल का है, ज़माने उस्ता का है। आईना अकबरी आपका ये मिडाइवल का, ज़माने उस्ता जिसे कहते हैं, मध्यकाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये आप नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं ग़ुलामगिरी किताब के मुसन्निफ़ कौन है। ग़ुलामगिरी किताब के मुसन्निफ़ कौन है, 15 नंबर का सवाल है। ज्योतिबा फूले, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी या कोई नहीं। तो ग़ुलामगिरी किताब के मुसन्निफ़ कौन है, 15 नंबर का सवाल है। 15 नंबर का सवाल है कि ग़ुलामगिरी किताब के मुसन्निफ़ कौन है। ये आपका जो है मॉडर्न टाइप का है। कौन सा दौर का है, मॉडर्न दौर जदीद का है ये। तो आपको बताना है कि ग़ुलामगिरी किताब के मुसन्निफ़ कौन है, ज्योतिबा फूले, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी या कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका अंदर आंसर। तो 15 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 का ग़ुलामगिरी किताब की जो राइटर हैं ज्योतिबा फूले, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर कहते हैं गांधी जी के सियासी गुरु का क्या नाम था। गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर जिसको बोलते हैं, या पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु के बारे में पूछा जाता है। ये काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। गांधी जी से अगर सवाल बनता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का क्या नाम था। तो यहाँ से सवाल बन जाता। तो आप भी देख लीजिए कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का क्या नाम था। दयानंद सरस्वती, जी के गोखले, दीन बंधु मित्रा। तो क्या राइट आंसर होगा, 16 का क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 ही ऑप्शन है, लेकिन इन तीनों में कौन सा सही ऑप्शन होगा आपको बताना है। गांधी जी के सियासी गुरु का क्या नाम था। तो दोस्तों 16 नंबर का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन 2 यानी जी के गोखले, गांधी जी के सियासी गुरु का नाम जी के गोखले था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कहा जा रहा है, आयरन मैन के नाम से किस महान शख्सियत को याद किया जाता है। आयरन मैन के नाम से किस महान शख्सियत को याद किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पे हैं, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आयरन मैन के नाम से किसे याद किया जाता है, 17 नंबर का सवाल है ये। 17 नंबर में क्या सही होगा आपको बताना है कि आयरन मैन के नाम से किस महान शख्सियत को याद किया जाता है। आयरन मैन का तर्जमा आप मत कीजिए, आयरन मैन का तर्जमा कीजिएगा तो लोहे का आदमी निकल के आएगा कुछ इस तरीके से। तो आपको तर्जमा नहीं करना है, बल्कि इसका डायरेक्ट आपको मतलब बताना है। जो सवाल किया जा रहा है कि आयरन मैन के नाम से किस महान शख्सियत को याद किया जाता है, तो 17 का क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। 17 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयरन मैन के नाम से सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरदार पटेल को। तो ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर का खानवा का जंग किस सन ईस्वी में हुआ था। खानवा का जंग किस सन ईस्वी में हुआ था। अब के ऑप्शन यहाँ पे है 1527, 1528, 1529 या 1530। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। 18 में क्या राइट आंसर होगा कि खानवा का जंग किस सन ईस्वी में हुआ था। 1527, 1528, 1529, 1530। तो कमेंट कीजिए, सारे लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था खानवा का जंग, 1527, 1527 में, जो कि ऑप्शन 1 है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 18 नंबर में कहा जा रहा है क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है। क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, लखनऊ, आगरा, अजमेर या फिर दिल्ली। तो ये बताना है कि कहाँ पर है। अव्वलन तो ये बताना है कि क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये है कहाँ पे, लखनऊ, आगरा, अजमेर या दिल्ली। तो दोस्तों अगर पता है तो कमेंट कीजिए कि क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इनमें से कहाँ पे है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये आपका दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली में है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। तो ये आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक इसके बनवाने वाले हो जाएंगे। तो ये भी आप फर्दर याद कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था और ये आपका दिल्ली में है। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में क्या कहा जा रहा है,
अल मसूदी किस हाकिम के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आया था? अल मसूदी किस हाकिम के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आया था? ये भी आपका ट्रेवलर है। क्या है? ट्रेवलर, सयाह है और यात्री जिसको कह सकते हैं हिंदी में। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं जहांगीर, अकबर, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी। तो 20 का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन देख के आप कमेंट कीजिए कि 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा? अल मसूदी किस हाकिम के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आया था? 20 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों जल्दी कमेंट कीजिए। 20 का राइट आंसर देख लेते हैं कि 20 का राइट आंसर आपका महमूद गजनवी। किसके दौरे हुकूमत में? इन द रीजन ऑफ महमूद गजनवी अल मसूदी केम इनटू इंडिया। तो ये ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मतलब महमूद गजनवी के दौर में अल मसूदी जो आया था हिंदुस्तान। अगला देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में क्या कहा जा रहा है? गालिब के कुल कितने कसीदे हैं? गालिब के कुल कितने कसीदे हैं? खाली ये बताना है कि कितने कसीदे हैं, ये बताना है आपको। देखते हैं ऑप्शन से आप जो दिए गए हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो गालिब के कुल कितने कसीदे हैं? 21 नंबर का सवाल है। 21 नंबर में क्या करेक्ट होगा? गालिब के कुल कितने कसीदे हैं? दोस्तों ये बताना है आपको। गालिब के जो कुल कसीदे हैं वो आपके ऑप्शन 3 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 कितने? 4। तो ऑप्शन 3 यहाँ जो है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर। मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शंस यहाँ पे हैं उर्दू, अरबी, फ़ारसी या देवनागरी, या फिर इसी को हिंदी ऑब्लिक के ज़रिए हम लिखे हुए हैं। तो बताना है आपको कि मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू, अरबी, फ़ारसी या फिर हिंदी। तो अगर पता है तो कमेंट शुरू कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ से अब आपका उर्दू अदब के क्वेश्चन चलेंगे। मरसिया किस ज़बान के लफ्ज़ है? 22 नंबर का सवाल है। 22 नंबर में क्या सही होगा? मरसिया का जो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा दोस्तों, वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 2 यानी अरबी है। मरसिया ये आपका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। मरसिया सबसे पहले कहाँ कहा गया? यानी मरसिया सबसे पहले कहाँ पे पढ़ा गया, गाया गया या कहा गया? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिल्ली, नवाहे दिल्ली, दक्कन या कोई नहीं। तो बताना है कि कहाँ पे सबसे पहले मरसिया गाया गया था। आपका 23 नंबर का सवाल है। तो 23 नंबर में क्या सही होगा? कमेंट कीजिए अगर आपको पता है। तो 23 नंबर का आंसर देख लेते हैं। तो 23 नंबर का आपका जो हो जाएगा दक्कन। ये दक्कन का जो एरिया है यहाँ पे सबसे पहले मरसिया को कहा गया। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। दाग दहलवी का मरसिया किसने लिखा? दाग दहलवी का मरसिया किसने लिखा, ये बताना है 24 नंबर में। ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं अल्लामा इकबाल, हाली, फैज़ अहमद फैज़ या सर सैयद। तो दाग दहलवी का मरसिया किसने लिखा? अल्लामा इकबाल, हाली, फैज़ अहमद फैज़ या सर सैयद। तो दाग दहलवी के हवाले से अगर ये आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए कि 24 में राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 अल्लामा इकबाल। दाग दहलवी का मरसिया किसने लिखा था? अल्लामा इकबाल ने। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो लोग लेट में आए हैं वो भी बने रहें। तो आज हम 50 प्लस का टारगेट लेके चले हैं। 50 प्लस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और देखने के बाद आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा। और प्रीवियस वीडियोस को अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए। तो कोशिश कीजिए कि 45 के बाद का जो वीडियो है उसे आप देखिए। 45 के बाद का जो वीडियो है वो देखिए। उसमें मैंने काफ़ी कह सकते हैं कि सिलेबस को मर्ज करके बनाया। तो 45 के बाद का वीडियो आप देखें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आपके पास टाइम है तो पीछे का भी वीडियो देख लीजिए, वो कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज पे वो बनाया गया है। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में क्या कहा जा रहा है? कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू, अरबी, फ़ारसी या फिर हिंदी। तो किस ज़बान का लफ्ज़ है कसीदा? आपको बताना है कि कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू, अरबी, फ़ारसी या फिर हिंदी। ये 25 नंबर का सवाल है। तो 25 में क्या सही होगा दोस्तों? 25 में क्या सही होगा ये बताना है। तो 25 का चलिए आंसर देख लेते हैं। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। 25 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अरबी। या अरबी लफ्ज़ का ये कसीदा जो है अरबी
ज़बान से माखूज़ है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कमेंट कीजिए कि ये कसीदा के माने क्या हैं। कसीदा के माने क्या है दोस्तों? कसीदा के माने कसद करना, इरादा करना। क्या करना? कसद करना, इरादा करना। ये इरादा करने के माने में है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है उसके हवाले से देखते हैं। कसीदा की ज़बान का लफ्ज़ है तो ये अरबी का लफ्ज़ है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। और जो लोग बाद में वीडियो को PDF के ज़रिया उसको देख रहे या PDF को जो आंसर अपना कर रहे हैं वो इसी को करेक्ट करेंगे। वीडियो देख के अपने PDF पे कि अरबी लफ्ज़ का है, किसी और पे टिक नहीं करेंगे। 26 नंबर देखते हैं। 26 में कहा जा रहा है कसीदे के कुल कितने अक़साम हैं। 26 नंबर में कसीदे के कुल कितने अक़साम हैं। यहाँ पे आंसर्स आपके हैं। 1 में 8, 2 में 6, 3 में 4 और 4 में 2। तो क्या सही होगा? कसीदे के कुल कितने अक़साम हैं आपको बताना है। अगर कमेंट है, अगर पता है तो कमेंट कीजिए कि कसीदे के कुल कितने अक़साम हैं। तो दोस्तों कसीदे के 2 ही अक़साम हैं। कौन कौन? एक आपका है तमहीदिया, एक आपका है तमहीदिया और दूसरा आपका है खिताबिया। क्या है? खिताबिया। आप नोट कर सकते हैं। तमहीदिया और खिताबिया ये बोला जाता है। कसीदे के अक़साम 2 हैं, तमहीदिया और खिताबिया। तो इस वजह से आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में क्या कहा जा रहा है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का क्या नाम था। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी सौदा और शफ़ी मोहम्मद मिर्ज़ा। तो बताना है कि क्या नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का। 27 नंबर में क्या सही होगा ये आपको बताना है दोस्तों। अगर पता है तो कमेंट कीजिए कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का क्या नाम था। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। 27 का भी ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का असल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है? 28 नंबर का सवाल है ये। सौदा किस मैदान के शायर थे। सौदा किस मैदान के शायर थे आपको बताना है, यानी किस फील्ड में उनको महारत ताम्मा हासिल थी। गज़ल गोई में, मरसिया निगारी में या कसीदा गोई में किस महारत, या कोई नहीं तो किस फील्ड में वो महारत रखते थे। 28 नंबर में क्या सही होगा? 28 का क्या सही होगा दोस्तों आपको बताना है। अगर कमेंट आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कमेंट कीजिए अगर आपको पता है कि सौदा किस मैदान के शायर थे और 28 का क्या राइट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 28 का आपका राइट आंसर होगा कसीदा सौदा। और अगर कसीदा गो का फ़हरिस्त तैयार किया जाता है तो सौदा का नाम सर फ़हरिस्त माना जाता है। तो इस वजह से आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कसीदा यानी सौदा कसीदा मैदान के शायर हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर में। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए का नाम क्या है। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए का नाम क्या है। यहाँ पे डायरेक्ट आप मान के चलिए कुल्लियात इकबाल, इसको आप जहन नशीन कर लीजिए। कुल्लियात इकबाल अगर आएगा सवाल कि अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए का क्या नाम है, कुल्लियात इकबाल, इतना आप जहन नशीन रखिए। अगला देखते हैं 30 नंबर। ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है। ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम, शेख मोहम्मद ज़ौक़, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। तो आपको बताना है कि ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है। ये 30 नंबर का सवाल है। 30 नंबर में क्या करेक्ट ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो दोस्तों 30 नंबर में जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा शेख मोहम्मद इब्राहिम। ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेख मोहम्मद इब्राहिम ये ज़ौक़ का पूरा नाम है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 31 नंबर। दौड़ धूप करना मुहावरे का मतलब क्या है। यहाँ से कुछ मुहावरे आएंगे, इडियम्स वगैरह, तो देखते हैं। दौड़ धूप करना ये उर्दू के मुहावरे हैं। दौड़ धूप करना मुहावरे का मतलब क्या है। परेशान रहना, दूसरों को दौड़ाना या बहुत कोशिश करना। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो 31 का क्या राइट आंसर होगा। 31 का क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है कि दौड़ धूप करना मुहावरे का मतलब क्या है। तो दौड़ धूप करने का जो
यहाँ पे मतलब पूछा जा रहा है 31 का। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत प्रयास करना, बहुत कोशिश करना, ट्राई करना किसी चीज़ को पाने की, हासिल करने की, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में क्या कहा जा रहा है? आँख लगना मुहावरे का मतलब क्या है? आँख लगना मुहावरे का मतलब क्या है? आँख दिखाना ऑप्शंस में यहाँ पे हैं, आँख मारना, नींद आ जाना या सभी। तो क्या सही होगा दोस्तों? आँख लगना मुहावरे का मतलब क्या है? चूँकि यहाँ पे आँख का जो लफ्ज़ है ये आपके सारे ऑप्शंस में पाए जा रहे हैं, तो आप किसको फिट मान रहे हैं? यहाँ भी आँख है, यहाँ भी आँख है, नींद जो है ये भी इसका भी ताल्लुक़ आँख से है। तो क्या आप सभी पे जा सकते हैं? आपको बताना है कमेंट करके किसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आँख लगना मुहावरे का मतलब क्या है? चलिए वेरी गुड, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं। तो 32 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा नींद आ जाना। क्या है? नींद आ जाना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी नहीं, आँख लगना, चूँकि मुहावरा जो होता है हकीकत से उसका ताल्लुक़ नहीं होता, मजाज से उसका ताल्लुक़ होता है। तो नींद आ जाना ये आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं उनको आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो सकें, और जो बाद में आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस उन्हें मिलता रहे। और तभी लाइक कीजिए जबकि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो। कुरान को क़िरात से पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? कुरान को क़िरात से पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 33 नंबर का है, जिसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मतलब पूरे काम को एक लफ्ज़ में बयान कर देना। जिस तरह यहाँ पे कुरान को क़िरात से पढ़ने वाला, तो इसको एक लफ्ज़ में क्या बोलेंगे? कुरान को क़िरात से पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शंस यहाँ पे हैं आपके, हाफिज़, कारी, आलिम, मुफ्ती। तो क्या बोलते हैं कुरान को क़िरात से पढ़ने वाले को? कुछ लोगों का जहन जाएगा हाफिज़, क्योंकि ये भी कुरान पढ़ता है। जाएगा आलिम पे नहीं जाने का इम्कान है, एलिमिनेट करना है। मुफ्ती पे भी नहीं जाने का इम्कान है। तो यहाँ पे जो आपका बच्चा एक कारी, उसी को कहते हैं कुरान को क़िरात से पढ़ने वाले को। क्या है? कुरान को क़िरात से पढ़ने वाले को हम कारी बोलते हैं। अगर ये क़िरात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, कुरान को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो आपका सब हो जाता है। यहाँ पे ये भी आ जाता, और ये भी आ जाता, ये भी आ जाता, ये भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ क़िरात लगाने से ये तीनों आपके एलिमिनेट हो गए। हाफिज़, आलिम और मुफ्ती। ज़्यादा इस पर हम तफसील नहीं करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि हाफिज़ होता है वो भी क़िरात से पढ़ता है, आलिम है वो भी क़िरात से, मुफ्ती हैं। तो ये लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो भी उस टाइम पे कारी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली अगर कोई पढ़ रहा है तो कारी कहलाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं। इमारत बनाने वाले को क्या कहते हैं? इमारत बनाने वाले को वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे हैं। इमारत, तामीर, मेमार, आमिरून। क्या कहते हैं दोस्तों? इमारत बनाने वाले को क्या कहते हैं? इमारत कहते हैं, या तामीर कहते हैं, या फिर मेमार कहते हैं, या आमिरून कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? अगर पता है तो कमेंट कीजिए कि 34 का राइट आंसर क्या होगा। 34 का राइट आंसर हम देख लेते हैं। 34 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्डर बोलते हैं। बिल्डर, BILDER, बिल्डर। और घर वगैरह बनाने वाले को मेसन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसन, MASON। तो मेमार चूँकि इसको बोलते हैं उर्दू में, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है इमारत बनाने वाले को हम कहते हैं मेमार। बोलते हैं नेशन बिल्डर, यानी मेमार कौम व मिल्लत। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। खला में जाने वाला या वाली को क्या कहते हैं? खला में जाने वाला वाली को क्या कहते हैं? खला फरोश, खला आमद, खला बाज या खला ख्वान। क्या कहते हैं? खला में स्पेस जिसको हम कहते हैं, स्पेस में जाने वाले को हम क्या नाम से याद करते हैं उर्दू में? अगर पता है तो कमेंट कीजिए कि 35 में क्या राइट आंसर होगा। खला में जाने वाले को हम क्या कहते हैं? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। खला में जाने वाले को हम खलाबाज कहते हैं। क्या कहते हैं? खलाबाज, स्पेस में जाने वाले को। तो ये आप जहन नशीन कर लीजिए। अगला देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में क्या कहा जा रहा है? अजान देने वाले को क्या कहते हैं? ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि मतलब पूरे जुमले का एक ही
वर्ड में उसको हम डिफ़ाइन कर दें। तो अज़ान देने वाले को क्या कहते हैं? काफ़ी आसान है, इमाम, मुक्तदी, मस्जिद या मुअज्जिन। तो क्या कहते हैं आपको बताना है। अगर पता है तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। अज़ान देने वाले को आपका जो इमाम है ये आपकी नमाज़ पढ़ाने का काम करते हैं। मुक्तदी हैं जो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिद किसे कहते हैं? जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। मस्जिद में आपके इमाम भी होते हैं, मुक्तदी भी होते हैं। ये मुअज्जिन जो होता है ये आपका, इनका काम जो है, इनका काम है अज़ान देना, टू रिसाइट द अज़ान। तो इनका काम है अज़ान देना। तो ये सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इमाम, मस्जिद, मुअज्जिन और मुक्तदी सब के सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन आंसर यहाँ पे आपका जो सही होगा सवाल के हिसाब से वो आपका मुअज्जिन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पूछा जा रहा है कि अज़ान देने वाले को हम किस नाम से याद करते हैं, तो मुअज्जिन उसे कहते हैं अज़ान देने वाला। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किताब लिखने वाली को एक लफ्ज़ में क्या कहते हैं? किताब लिखने वाली को एक लफ्ज़ में क्या कहती हैं? एक वाली, किताब लिखने वाली, वाली पे आपको गौर करना है, फिर उसके बाद आंसर करना है। मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ा, कातिब, कातिबा। तो क्या कहते हैं दोस्तों किताब लिखने वाली को? वाली को अगर आप देख रहे हैं तो आपका ये ऑटोमेटिक निकल जा रहा है। मुसन्निफ़ चूँकि मुज़क्कर है, कातिब ये आपका मुज़क्कर है। आपका जो फंसेगा लिखने वाला, या तो फिर आपका जहन जाएगा मुसन्निफ़ा पे या कातिबा पे, क्योंकि दोनों के माने लिखना होता है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि लिखना आपका होता है अभी आम फहम में, लेकिन आपको इसका क्लियर मीनिंग बताना है। किताब लिखने वाली को क्या बोलते हैं हम? कातिबा जो है दोस्तों उसे कहते हैं। सपोज दैट कि मैं आपको एक पेज दे दिया टाइप करने के लिए, तो आप एज इट इज़ उसे टाइप कर दे रहे हैं। और अगर कोई फीमेल कर रही है तो टाइप कर दे रही है या लिख दे रही है, तो उसका काम क्या है? बस किताबत कर देना, लिख देना, उसमें रद्दो बदल नहीं। बल्कि जो ये आपका मुसन्निफ़ा है ये पूरा सोच विचार करके, गौर व फिक्र करके, कंटेंट को सिलेक्ट करके निकालना, उसको तरतीब देना, ये मुसन्निफ़ा का काम होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किताब लिखने वाली को एक लफ्ज़ में क्या बोलते हैं? मुसन्निफ़ा बोलते हैं, मुसन्निफ़ नहीं। आपका जहन इधर नहीं जाना चाहिए। किताब लिखने वाले को क्या बोलते हैं, या लिखने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तब उस वक्त आपका मुसन्निफ़ होता। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लिखने वाली, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, मैंने शाम को बाज़ार जाना है, जुमला कैसा है? मैंने शाम को बाज़ार जाना है, ये जुमला आपका कैसा है? सही है, गलत है, या कह नहीं सकते, या सुकूत है? किस कंडीशन में है? ऑप्शन सही है, गलत है, कह नहीं सकते, चलेगा। तो क्या चलेगा कि मतलब बोल दीजिए चलेगा, तो किस कंडीशन में आपको बताना है। क्या ये ऐसा जुमला बोला जा सकता है? ग्रामेटिकल ये जुमला आपका किस लेवल का है? सही है, गलत है, कह नहीं सकते, या फिर चलेगा। तो 28 का आप लोग आंसर कीजिए कि 28 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल ये आपका गलत है। क्यों? ग्रामेटिकल बिल्कुल गलत है। मैंने शाम को बाज़ार जाना है, बल्कि होना चाहिए मुझे शाम को बाज़ार जाना है, या अगर हम लोगों को शाम को बाज़ार जाना है, अगर प्लूरल फॉर्म में है, ये ने ला के इस जुमले को गलत कर दिया बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका जो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह नहीं सकते, चलेगा जो यहाँ पे लाया गया है ये भी गलत हो गया। चलेगा मतलब कि अगर बोल दिया जाए, लिख दिया जाए तो चलेगा, लेकिन ग्रामेटिकल ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अगर की बात देखते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या कवायद की बात देखते हो, तो बिल्कुल ये नहीं चलेगा आपका। इस वजह से आपका ये सीधे इसे आप ग्रामेटिकल बोल दीजिए, इट्स नॉट करेक्ट सेंटेंस। तो ये 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 नंबर, लफ्ज़ फ़ुक़रा की वाहिद क्या होगी? ये फ़ुक़रा है, इसकी वाहिद क्या होगी? फ़ुक़्र है, फ़कीर है, फ़ुक़रात है, फ़िक़रा। तो क्या होगा दोस्तों? लफ्ज़ फ़ुक़रा की वाहिद क्या होगी आपको बताना है। सवाल नंबर 39 में क्या सही होगा आपको बताना है। अगर पता है तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, और सभी लोग कोशिश कीजिए कि इसका आंसर कमेंट करें। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं। 39 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ़कीर की जमा जो फ़ुक़रा होता है तो ये उसका वाहिद है, यानी फ़कीर। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर में क्या कहा जा रहा है? तफसील की अरबी जमा क्या होगी? तफसील की अरबी जमा, जब लफ्ज़ अरबी बोल दिया जाए तो आपको अरबी ही बताना है और कुछ और नहीं बताना है। ऑप्शन यहाँ पे तफसीलो, तफस्सुल, तफासिल या सभी। आपको अरबी बताना है कि अरबी जमा
क्या करेक्ट है, 40 में क्या सही होगा आपको बताना है। अगर पता है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों तफसील की अरबी जमा तफासिल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है, तफासिल। ऑप्शन 3 में जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तफसील की अरबी जमा तफासिल है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 नंबर। यहाँ से कुछ वर्ड्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो उर्दू हिंदी इंग्लिश पे मुनहसर होंगे। धन्यवाद का उर्दू अनुवाद क्या होगा, धन्यवाद का उर्दू अनुवाद क्या होगा। काफ़ी आसान है, लेकिन देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे रहे हैं। बहुत खूब, क्या कहना, शुक्रिया, कोई नहीं। धन्यवाद का उर्दू अनुवाद क्या होगा, बहुत खूब। ये एक तरह का आपका एप्रिसिएशन का बोलते हैं ना, वेल डन, बहुत खूब, वेल डन। और ये क्या कहना, जैसे कहते हैं ना फेबुलस, लाजवाब, उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये शुक्रिया जो दोस्तों धन्यवाद होता है, यानी आपका 41 में जो करेक्ट होगा वो आपका धन्यवाद का उर्दू जो होगा वो आपका शुक्रिया होगा। थैंक यू बोलते हैं, अगर कोई काम कर दिया आपका तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आप बोलते हैं धन्यवाद, थैंक यू, या फिर शुक्रिया बोलते हैं उर्दू में। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। 43 में कहा जा रहा है इमारत का हिंदी तर्जमा क्या होगा, इमारत का हिंदी तर्जमा क्या होगा। मैंने इसको अपने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है, तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो कुछ देख लीजिए, इसलिए कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन सेट करूँ कुछ प्रीवियस वीडियो से भी लाऊं, ताकि एक तरह का अगर आप वहाँ देखें तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकेंगे आसानी से, और कुछ बाहर से भी लेकर आता हूँ मैं, ताकि दोनों का मिक्सअप हो सके। यहाँ पर इमारत का हिंदी तर्जमा क्या होगा, भवन, कार्यालय, कक्षा या विद्यालय। तो क्या होगा आपको बताना है कि इमारत का उर्दू तर्जमा। पहले आपको इमारत समझने की ज़रूरत है। इमारत किसे कहते हैं दोस्तों, ये इमारत ना आपका विद्यालय नहीं, विद्यालय को स्कूल बोलते हैं, कक्षा को क्लासरूम बोलते हैं, कार्यालय को ऑफिस बोलते हैं, लेकिन बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इमारत बोलते हैं। तो बिल्डिंग का हिंदी जो आपका होता है वो आपका भवन होता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। 44 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेपुटेशन इनटू उर्दू। लफ्ज़ रेपुटेशन का आपको उर्दू बताना है, लफ्ज़ रेपुटेशन का उर्दू बताना है। क्या होगा इसका उर्दू, बेहुरमती, इज़्ज़त, कमाना या ईमानदार। तो रेपुटेशन का जो आपको उर्दू बताना है 44 में क्या करेक्ट होगा, आपको ये बताना है कि 44 में क्या राइट आंसर होगा। बेहुरमती, इज़्ज़त, कमाना, कमाना मीन्स अर्न, अर्न मतलब जिसको बोलते हैं टू गेट रिस्पेक्ट, इज़्ज़त हासिल करना, कमाना, पाना, तो उसी के माने में है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेपुटेशन का बेहुरमती, इज़्ज़त, कमाना या ईमानदार। तो 44 में क्या करेक्ट होगा दोस्तों, 44 में आपका इज़्ज़त क्या है, इज़्ज़त, आदर्श, जिसको बोलते हैं ना आदर्श हिंदी में। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेपुटेशन बोलते हैं इज़्ज़त, आदर्श। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे 44 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। किस्सा को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, किस्सा को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, क्योंकि किस्सा की जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो आपको बताना है। स्टोरी है, हिस्ट्री है, इवेंट है या टेलिंग है। तो किस्सा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ट्रांसलेशन, जीके ये सारे पोर्शंस को टच करके लाऊं, इसी वजह से मैं लास्ट में 10 वर्ड्स को भी डाल दिया हूँ। तो आपको बताना है किस्सा जो है उसे हम क्या बोलते हैं। किस्सा को बता दे रहा हूँ, जैसे दुर्घटना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुर्घटना, दुर्घटना इसको बोलते हैं हिंदी में। आपको बताना है किसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंडिकेट तो आपको मिल ही गया होगा। देखिए एलिमिनेट करते हैं, स्टोरी किसे कहते हैं, एक होता है आपका STORY, स्टोरी, इसके माने होते हैं कहानी के, लेकिन यहाँ पे ये स्पेलिंग नहीं है, गौर कीजिए, STOREY। ये एक तरह का आपका मंजिल जो होता है घर की इमारत या फ्लोर वगैरह उसके माने में इस्तेमाल होता है। हिस्ट्री कहते हैं तारीख को। इवेंट जो यहाँ पे है दोस्तों 45 में, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इवेंट बोलते हैं किस्सा को, ठीक है, किस्सा वो आपका दुर्घटना जो है उस माने में इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलिंग कहते हैं कोई चीज़ बताना, कहना, सुनाना, तो यहाँ पे इवेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर, 46 नंबर। डेस्टिनी का उर्दू तर्जमा क्या होगा, डेस्टिनी का उर्दू तर्जमा क्या होगा, मकसद, हौसला, शोहरत या किस्मत। कमेंट कीजिए आप सभी लोग कि 46 में क्या राइट आंसर होगा। मकसद, मकसद मीन्स आपका लक्ष्य, एम होता है,
जिसको कहते हैं, ये होगा या हौसला, एक तरह का हौसला, मोटिवेशन जिसे बोलते हैं, एम्बिशन जिसको बोलते हैं एम्बिशन, AMBITIO एम्बिशन, BITIO एम्बिशन कहते हैं। उमंग, हौसला के माने में इस्तेमाल होता है, या शोहरत, तो या पॉपुलैरिटी जिसको बोलते हैं शोहरत को, या फिर किस्मत। तो क्या सही होगा 46 में, क्या सही होगा? तो 46 में दोस्तों किस्मत जो है ना उसको बोलते हैं डेस्टिनी। किस्मत, लक जो होता है उसी को हम बोलते हैं डेस्टिनी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा डेस्टिनी का, वो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं। 47 में क्या कहा जा रहा है? 47 में कहा जा रहा है साहिल का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा? लफ्ज़ साहिल का अंग्रेज़ी तर्जमा शोर है, एज है, कॉर्नर है या बॉर्डर है। तो आपको बताना है कि करेक्ट क्या होगा। साहिल का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा? शोर, एज, कॉर्नर या बॉर्डर। तो आपको पता है तो कमेंट कीजिए कि एग्जैक्ट। मैं एक इंडिकेट भी कर दे रहा हूँ, साहिल समंदर बोला जाता है, साहिल समंदर। अब आपको पता हो गया होगा कि ये साहिल के माने क्या है। तो चलिए इसका आंसर देख ले रहे हैं। ये एज जो होता है ना, ये आपका बुक वगैरह का जो किनारा हिस्सा बोलता है उसे बोलते हैं। कॉर्नर एक गोसा के माने में होता है, और बॉर्डर जो है एक तरह का लिमिटेशन बोलते हैं, लिमिटेशन एरिया। ये शोर जो है इसे हम बोलते हैं साहिल बोलते हैं, शोर जो है इसे हम साहिल बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं। 48 में क्या कहा जा रहा है? अपराध का अंग्रेज़ी अनुवाद क्या होगा? अपराध का अंग्रेज़ी अनुवाद क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग कमेंट करेंगे। पनिश, टीज़, क्राइम या टॉर्चर। तो अपराध का क्या होगा? पनिश के माने क्या होता है? सज़ा देना। टीज़ माने परेशान करना। क्राइम जो है दोस्तों इसको उर्दू में बोलते हैं जुर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्दू में इसे जुर्म बोलते हैं। टॉर्चर माने किसी को परेशान करना। तो जुर्म ही को हिंदी में आपका बोलते हैं अपराध। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो राइट होगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 यानी क्राइम, अपराध का उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होगा वो आपका हो जाएगा क्राइम। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं। 49 में कहा जा रहा है, यहाँ ट्रांसलेशन से कुछ मिलेंगे आपको। मैंने तुम्हारा काम वक्त पर कर दिया। मैंने तुम्हारा काम वक्त पर कर दिया। देख लेते हैं। आई डू योर वर्क ऑन टाइम सेकंड में है। आई डन योर वर्क ऑन टाइम थर्ड में है। आई डिड योर वर्क ऑन टाइम नन ऑफ एबव। तो क्या सही होगा? कमेंट कीजिए इसका। जो लोग बाद में देख रहे हैं वीडियो को ऑफलाइन, वो भी कोशिश करें, गौर करें कि कौन सा सही हो रहा है या क्यों सही होने की वजह। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं लास्ट में ऑफलाइन वीडियो में, ताकि मैं कोशिश करूँ कि उनका आंसर दे सकूँ। तो 49 में क्या करेक्ट होगा? तो 49 में ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, और अगर आपको रूल इसका याद है तो यहाँ फिट हो जा रहा है। सेकंड फॉर्म मैंने डाल दिया लाके डेट का। तो आई डिड योर वर्क ऑन टाइम ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। 50 में क्या कहा जा रहा है? मेरे अध्यापक समय पर स्कूल आते हैं। मेरे अध्यापक समय पर स्कूल आते हैं। माई टीचर कम टू द स्कूल ऑन टाइम। सेकेंड में है माई टीचर केम टू द स्कूल ऑन टाइम। थर्ड में है माई टीचर कम्स टू द स्कूल ऑन टाइम। 4 में है टीचर्स कम टाइमली। तो क्या सही होगा बताना है आपको कि 50 में राइट क्या होगा। दोस्तों ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव और सिंगुलर फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात है सिंगुलर फॉर्म में है। इसका वर्ब जो है सिंगुलर है। तो वर्ब पे इसको आप गौर करेंगे तो इसके सही तर्जमे तक आप पहुंच जाएंगे। तो 50 का करेक्ट क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। 50 का 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माई टीचर कम्स टू द स्कूल ऑन टाइम, ये कम्स जो है बिल्कुल करेक्ट कर दे रहा है। ये आपका जो वर्ब कंडीशन में गड़बड़ कर दे रहा है, ये भी वर्ब कंडीशन में, और ये पूरा सेंटेंस ही गड़बड़ है। इस वजह से आपका ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 51, और ये आज का लास्ट होगा कि तस्वुर की दुनिया की अंग्रेज़ी बनाओ। तस्वुर की दुनिया की अंग्रेज़ी क्या होगा आपको बताना है। कि बोलते हैं ना तस्वुर की दुनिया में, मैं तस्वुर की दुनिया का सैर कर रहा था। तो तस्वुर की दुनिया की अंग्रेज़ी क्या होगी? आप सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन मैंने दिया हूँ, और मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि इस तरह का लेकर आऊँ, ताकि इसका आप लोग सही आंसर कर सकें। तस्वुर की दुनिया की अंग्रेज़ी क्या है दोस्तों? चलिए इसका तस्वुर की दुनिया का देख लेते हैं। वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। तस्वुर की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। बोलते हैं ना कि मैं तस्वुर की दुनिया का सैर कर रहा था ख्वाबों में। तो आई विजिटेड इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इन द ड्रीम।
तो इस तरह इसका तर्जुमा होगा तस्वीर की दुनिया। और मैं कोशिश करता हूँ कि 50+ वाला जो मेरा लास्ट होता है इसी तरह का सवाल होता है, जिस पे आपको खुद गौर करना होता है, और भी इसके अलावा भी तर्जुमा हो सकता है, लेकिन मीन वही निकलना चाहिए। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं अपना नाम लिख के भेज दें, वो उनको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और या फिर फर्दर वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे उनको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, दोस्तों को भी बताइए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।